सरकार ये जानती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू के खिलाफ एक वारंट निकल चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका ने एक केस दर्ज किया है जेनोसाइड का, जाति संहार का, इजराइल के खिलाफ। ये सब जानते हुए हमने ना तो ये शिपमेंट्स को बंद किया है, हमने इनको चालू रखा है। और ये शायद लोग जानते नहीं थे कि हमने वहां से मेडल लिया, लेकिन उसी दौरान जिन महीनों में, जिन 3 सालों में ये हो रहा था वहां पर, हमने इससे पैसे कमाए। इजराइल के साथ ताल्लुकात अ, ठीक तो थे 91 के बाद, लेकिन मोदी के आने के बाद बदल गए। और मेरा ये मानना है कि इस बुनियाद पर बदल गए कि बेंजामिन नेतन्याहू जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, वो भारत को पसंदीदा है। और वो चाहता है कि शायद ऐसी चीजें यहाँ पर भी हो, अथॉरिटेरियन मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी के कब्जे में हो, जैसा कि हमारी सरकार है, तो आपका जो रौद्र रूप है वो दिखाई देगा। और वो दिखता है। सुधार के बदले में आप चाहते ये है कि बदला मांगा जाए। कहाँ पर होता है ऐसा कि 15 साल की लड़कियों के घर आप लोगों को भेजे, आपके जो चाचा अंकल्स कहते हैं, व्हाट्सएप अंकल्स के, वो जाके गाली गलौज करें। ये ये क्या है? ये जयशंकर ने ये कहा कि हमने कुछ दिनों पहले एक कमिटमेंट दी है कि अ, गाजा में जिन बच्चों के हाथ और पैर कट गए हैं, उनके लिए हम एक अस्पताल खड़ा करेंगे, आर्टिफिशियल लिम्स का, गाजा में। तो अब देखें ये दोगलापन। पहले तो आप वो हथियार भेज रहे हैं जिनसे इन बच्चों को मारा जा रहा है, जिन 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 हथियारों के जरिए उनके बाजू, उनके पैर कटे हुए हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम वहां पे रबर और प्लास्टिक के लिम्स भेजेंगे आपके लिए। ये क्या बकवास है? नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं आकार पटेल, जो लेखक टिप्पणीकार हैं और साथ में मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। वो भारत में एमनेस्टी के हेड हैं और एमनेस्टी ने 30 जुलाई को एक बहुत ही संजीदा रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बताया गया है कि 2023 अक्टूबर से नवंबर 2025 तक भारत ने इजराइल में 2596 शिपमेंट भेजे हैं, जो कि एक तरह से गज़ा में हो रहे नरसंहार को इनेबल करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसलिए भी कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा देश है। तो एक तरह से ये जो नरसंहार जो हो रहा है गज़ा में, फिर जो कि इज़राइल की सरकार, बीबी नेतन्याहू सरकार कर रही है, भारत उसमें अपना सामान भेज रहा है, जो कि फायर आर्म्स हैं और युद्ध के लिए सामान है। तो वो हम उसके, मैं और आप और आकार, जो कि जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, भारत का हर निवासी जिसमें सारे मुसलमान शामिल हैं, वो सब दरअसल एक तरह से इनेबल कर रहे हैं। हम सब उसको सक्षम बना रहे हैं कि वो गज़ा के बच्चों को मार डाले। उसका डेटा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 25,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, जिनमें से हज़ारों की हज़ार से ज़्यादा बच्चे तो 1 साल से कम के थे, जिनको दुश्मन बता के मारा गया। तो उन सब में हम लोग शामिल हैं। इससे जो कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा, ईरान युद्ध से ज़रा से पहले नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाकर एक मेडल वगैरह लेकर आए थे उनकी संसद से, और वहाँ पे उन्होंने कुछ अजीब-सी, जो कि उनके ज़्यादातर बयानों में दिखता है, वो मदरलैंड और फादरलैंड जैसी कुछ अजीब-अजीब बातें कर रहे थे, और उनको बीवी नेतन्याहू अपना भाई और दोस्त और सगा कुछ बता रहे थे, उस तरह से कुछ हुआ। Israel is their fatherland and India their motherland. आकार, आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत पर। पहला कमेंट, इसको हम किस तरह से देखें कि हम क्या कर रहे हैं इज़राइल के साथ, इज़राइल क्या कर रहा है हमारे साथ, और उस सब का जो इंसानियत पे क्या उसका असर हो रहा है? जैसा कि आपने कहा, बात यह है कि भारत ने
अक्टूबर 7 के बाद जो है नवंबर तक जितना डेटा हम लोग ने इकट्ठा करके सरकार को भेजा, ये शिपमेंट्स अभी भी हो रहे हैं, जारी हैं, अभी भी चालू हैं। भारत सरकार ने किया ये कि हमारे इस रिपोर्ट को, एमनेस्टी जब कोई रिपोर्ट छापता है उससे पहले वो सरकार को भेजता है। हमारे रिपोर्ट सरकार को भेजने के बाद सरकार ने ये डेटा को प्राइवेट कर दिया, जो कि पब्लिक डेटा है, जिसे हार्मोनाइजेशन कोड कहते हैं। जो कस्टम्स के कोड जो अब होते हैं, जिसके जरिए लोगों को पता चले दुनिया भर में कि कौन से शिपमेंट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि लाखों की तादाद में हम ये पदार्थ वहाँ पे भेज रहे हैं, असासे हैं, हथियार हैं, वॉरहेड्स हैं। खास तौर पे वो वॉरहेड जो कि ड्रोन ड्रोन पे लगते हैं, जिससे गाजा के बच्चों को मारा गया है। सरकार का कहना ये था, सरकार को पूछा गया रिपोर्ट के छपने के बाद कि आपका इस पे बयान क्या है। सरकार ने ये कहा कि हमने कोई अपने अंदरूनी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। पर सरकार ये जानती है, भारत सरकार एक तो बात ये है कि ये वो मानती है कि ये चीज़ें भेजी गई, या तो वो प्राइवेट कंपनियां हो, अदानी की, भारत फौज की, या फिर वो कंपनियां हो जो भारत सरकार की खुद की है। सरकार ये जानती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू के खिलाफ एक वारंट निकल चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका ने एक केस दर्ज किया है जेनोसाइड का, जाति संहार का, इजराइल के खिलाफ। ये सब जानते हुए हमने ना तो ये शिपमेंट्स को बंद किया है, हमने इनको चालू रखा है। और ये शायद लोग जानते नहीं थे कि हमने वहाँ से मेडल लिया, लेकिन उसी दौरान जिन महीनों में, जिन 3 सालों में ये हो रहा था वहाँ पर, हमने इससे पैसे कमाए। ये मुफ्त में नहीं भेज रहे हम। और भारत शायद आज एक अकेला देश है दुनिया में। अब देखें तो जर्मनी शर्मसार है, जो किया उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहूदियों के साथ। तो वो मानता है कि उसका एक फर्ज बनता है कि वो इजराइल का साथ दे, जो भी हो। अमेरिका में एक गुट है, इजराइल लॉबी, जो कि पॉलिटिक्स को अब इन्फ्लुएंस करती है पैसों के जरिए, जिससे कि आपके जो कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं वगैरह, वो चुनकर आते हैं। भारत एक अकेला देश है कि बगैर कोई इजराइल के ताल्लुकात के ये कर रहा है। एक ऐसा बर्ताव सामने आया है जो कि नहीं आना चाहिए था। तो हम क्या मतलब हमारी तो ये रिश्ता क्या है? मतलब इसको हम कहेंगे कि हम क्या उनके यूज़फुल इडियट जैसे कहते हैं कि जो इस्तेमाल में आ सकने वाले मूर्ख लोग होते हैं जो कि मतलब तो हम वैसा वैसा हमारा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर तौर पे अगर हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो इस तरह के कारोबार में शामिल नहीं होना चाहेंगे। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि प्राइवेट कई सारी कंपनियां पर सरकार की कंपनियां भी शामिल है इसमें MIL, IOL, AWV, AWEIL जैसी कंपनी सरकार की कंपनियां हैं। तो सरकार सीधे शामिल है। तो नरेंद्र मोदी दरअसल जो कि हमारी नुमाइंदगी करते हैं बतौर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो है वो हमारी नुमाइंदगी करते हुए ये सब करवा रही है जिसके कारण गजा में बच्चे मर रहे हैं। और जो कि तस्वीरें इस बातचीत के दौरान हम दिखा रहे हैं आपको अपने इस वीडियो में ताकि आपको समझ में आए कि ये जो कुछ वहाँ जो चल रहा है फिलिस्तीन जैसे देश में, फिलिस्तीन में जैसे जो इजराइल कर रहा है वो उसमें आपका और मेरा हाथ है। इसको मैं जब इसकी मैं फैक्ट शीट देख रहा था तो इसमें जो है हमने हज़ारों जो उनकी मशीन गन के पुर्जे, बोल्ट कैरियर भेजे और ऑटोमेटिक सीयर जो स्वचालित हथियारों में लगते हैं, अ, वो भेजे। कल्याणी ने जो है तोप के गोलों के खोल भेजे। सरकारी MIL ने जो है वो हाई एक्सप्लोसिव के गोले भेजे। तो ये पूरी लिस्ट है इसकी रिपोर्ट के जो हाइलाइट्स हम लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे और आपको जाके पढ़ना चाहिए ये रिपोर्ट जो है उसका लिंक उसका। और हिंदी में हरकारा में उसको हम छापेंगे भी कि ये इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये सरकार हमारे नाम पे जो हमारी नुमाइंदगी करती है, जो हमारे वोट से चलती है, वो दरअसल कर क्या रही है
और उसको हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या हम इसको आवाज़ क्या उठा सकते हैं। दूसरी बात इसी में ये तो ये एक स्थापित एमनेस्टी की रिपोर्ट से ये स्थापित हुआ है कि भारत सरकार और इसलिए बीवी नेतन्याहू ने ये भी कहा कि 144 करोड़ भारतीय मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं इजरायली से, ये भी उन्होंने उनका एक बयान था। There are places in the world where Israel elicits enormous respect. One of them is India. India has only 1.4 billion people. 1.4 billion, a billion and a half people almost. And Israel is very popular in India. Very popular. Prime Minister Modi came here and he was, greeted with a great affection. But you should see, I was there with my wife Sarah. We visited India. It was a love fest. तो वो मोहब्बत की निशानी क्या है, वो इससे मालूम पड़ता है कि हम उनको हथियार और हथियार का सामान दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गजा में बच्चों को मारे। पर दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम जो जंतर मंतर में देख रहे थे कि जहाँ पे एक जो कि पहले कश्मीर में और मणिपुर में और बाकी जगहों पे हम देख चुके, बस्तर में देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस है और बहुत तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, बुलडोजर्स का इस्तेमाल जैसे किया, वो ये सब नई चीज़ें हुई हैं। जब सरकार ने दमन की जो नई कार्रवाइयाँ शुरू की, दमन की कार्रवाइयाँ इजराइल पहले से करता रहा है उन्हीं तरीकों से, चाहे वो गजा में हो या फिलिस्तीन में हो या उसके आसपास के मुल्कों में हो। तो ये एक तरह का दुतरफा सामान है कि जहाँ पे हम इजराइल से भी हम कुछ सीख रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ। आकाश, देखिए, बैकग्राउंड इसका ये है कि भारत ने 1991 से पहले जो है इजराइल के साथ ताल्लुकात इस बुनियाद पर रखे थे कि कोई टू स्टेट सोल्यूशन हो, क्योंकि जो ये आपने जो गाजा की बात की, एक और जगह है जहां पर फिलिस्तीनियों की तादाद ज्यादा है, जो वेस्ट बैंक कहते हैं, जी, जो जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट बैंक है, वहां पर जो है इजराइल का कब्जा है, लेकिन वहां के लोगों को वोट नहीं है। तो जो साउथ अफ्रीका में हुआ था कि आप एक बड़ी एक बड़े गुट के ऊपर आप राज कर रहे हो, लेकिन उनके पास कोई भी जन अधिकार नहीं है, उनके पास कोई भी गणतंत्र का कोई उनके पास विकल्प नहीं है। तो इसे अपार्थाइड कहते हैं कि ये टू टू सिस्टम वाला स्टेट है कि आप कोई एक अमुक गुट से आप निकल के आओ, इजरायली हो आप, तो आपके पास वोट है। उसी जगह पर वहीं के लोग जो वहां पर रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा जो है वो आईडीएफ का है या सेटलर्स का है, लेकिन उनके पास वोट नहीं है। तो भारत ने बहिष्कार किया था साउथ अफ्रीका का। इजराइल के साथ ताल्लुकात ठीक तो थे 91 के बाद, लेकिन मोदी के आने के बाद बदल गए। और मेरा ये मानना है कि इस बुनियाद पर बदल गए कि बेंजामिन नेतन्याहू जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, वो भारत को पसंदीदा है और वो चाहता है कि शायद ऐसी चीजें यहाँ पर भी हो, और कोई वजह नहीं है। हम देखें तो इजराइल और भारत के जो ट्रेड ताल्लुकात है, इजराइल भारत का 1% का 1/4 से कम हिस्सा है, 0.23%। 49th लार्जेस्ट और 48th लार्जेस्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पार्टनर है हमारा। ऐसी कौन सी चीजें हैं इजराइल के पास जो हम नहीं ले सकते हैं? एक चीज है जो इजराइल से भारत की सरकार लेती है, वो है पेगासस, जो कि सर्वेलेंस का जो सॉफ्टवेयर है, जो कि सरकार ने बहुत से लोगों पर लगाया था, जैसे कि पत्रकार अपने खुद के मंत्रियों पर। अश्विनी वैष्णव का नाम, ये भी एक अ, 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 जो रिपोर्ट छपी थी कुछ सालों पहले वो भी एमनेस्टी की। एमनेस्टी नहीं बिल्कुल, कॉपी बिल्कुल, की। और बिल्कुल, उसमें वैष्णव का नाम। आपके मोबाइल में भी लगा था पेगासस? नहीं, नहीं, मेरे में नहीं था, लेकिन बहुत से ऐसे थे पत्रकार। मेरा मोबाइल वो कुछ महीनों पहले ही सीबीआई और ईडी ने लिया था। शायद मैं बच गया उसमें उस। उसमें उसमें उस सॉफ्टवेयर लगाने की खर्च करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जी, जी। पेगासस थी। और राहुल गांधी बिल्कुल। पे लगा था, राहुल गांधी के मोबाइल पे लगा था। ए और जी, जी, ऐसा सुनने में आया है। जी। में मतलब हालांकि
मतलब खाड़ी देशों में तो करीब-करीब 1 करोड़ भारतीय भी काम भी करते हैं, जहाँ पे और ट्रेड तो है ही, जैसे तेल के बारे में आप बता रहे हैं, तो खासी डिपेंडेंस है हमारी उन देशों में, जिनको इज़राइल अपने दुश्मन की तरह देखता है। पर हमारी जो है दाँत काटी रोटी जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए ख़ास तौर पे वो इज़राइल से है। तो और दूसरा ये भी है कि ये जो पेगासस का जो जब ये मामला हुआ, जब लोग अदालत गए तो कोर्ट में भी वो बंद लिफाफे में बात जो है रफा-दफा कर दी गई, लोगों को बताया नहीं गया कि हुआ क्या है उनके साथ। सरकार ने ये सौदा खरीदा था कि नहीं खरीदा था, सरकार ने ये लोगों के फ़ोन पे रखवाया था कि नहीं रखवाया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाकी वो सारे जो देश थे ख़ास तौर से यूरोपीय देश जहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ था, वहाँ पर पूर्ण रूप से खुलासा हुआ था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों को टारगेट किया गया। अकेला एक गणतंत्र भारत है, जहाँ पर इसको दबाया गया। तो ये भी मतलब मेरे ख़्याल से जानने वाली बात है कि इज़राइल से जो भी हम कुछ उसके साथ जो कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारा गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, ताकि लोगों से छिपाया जाए, लोगों को ना बताया जाए। जो हम वहाँ पे भेज रहे हैं, वो भी हम नहीं बता रहे हैं, जो हम वहाँ से लाकर इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं। तो ये तो इस पूरे रिश्ते को आप कैसे देखेंगे? एक मतलब राष्ट्रीय जिसको बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, या फिर नहीं, जिसको वर्ल्ड डिप्लोमेसी कहते हैं? बहुत ही हानिकारक है। आपने डिप्लोमेसी की बात की, 2028-29 के जो एशिया पैसिफिक की एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए भारत चुनाव में खड़ा है, जिसके लिए वोटिंग होगी जून 2027 में, अगले साल, 1 साल बाद। एक और देश है स्पर्धा में, ताजिकिस्तान, जिसके पास ओआईसी जो कहते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके जो 56 वोटिंग मेंबर है, उनका समर्थन है उसके पास। और ताजिकिस्तान एक भी दफा वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा नहीं है। भारत का ये भारत माजी में 8 दफा चुनकर आया है। मुश्किल ये है कि जो 200 से थोड़े कम टोटल मेंबर है, वहां पर आपको 2/3 बहुमत लानी है वोटों की। अब फर्ज करें कि आज से लेकर अगले 11 महीनों में ये जो एमनेस्टी की रिपोर्ट छपी है कि बहुत कम देश हैं, एमनेस्टी ने और भी देशों के बारे में लिखा है ये, और रिपोर्ट छपी है, जैसा कि जर्मनी है, जैसा कि यूएस है, जिन्होंने हथियार भेजे हैं इजराइल को। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुछ कारण है कि वो देश वहां पर दे रहे हैं। हमारे लिए ये मुश्किल होगा देशों को समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और ये करने के बावजूद हम इस ओहदे के काबिल हैं हम कि आप वोट दें हमें सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। मेरा ये मानना है कि ये शर्मनाक तो है ही ये चीज कि आपके हथियार से आप जिस जिस सेल्स की बुनियाद पर आप पैसे बना रहे हैं, उससे बच्चे मारे जा रहे हैं। जयशंकर ये जानता है कि इससे कोई मुश्किलात होगी। हमारी रिपोर्ट छपी भारत की कैंडिडेसी के बाद, लेकिन जयशंकर को कैंडिडेसी डिक्लेयर करते हुए भी शायद ये जानकारी थी कि भारत और नेतन्याहू के बीच जो ताल्लुकात है वो मुश्किलात पेश करेंगे। तो जयशंकर ने ये कहा कि हमने कुछ दिनों पहले एक कमिटमेंट दी है कि अ, गाजा में जिन बच्चों के हाथ और पैर कट गए हैं, उनके लिए हम एक अस्पताल खड़ा करेंगे आर्टिफिशियल लिम्स का गाजा में। तो अब देखें ये दोगलापन। पहले तो आप वो हथियार भेज रहे हैं जिनसे इन बच्चों को मारा जा रहा है, जिन 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 हथियारों के जरिए उनके बाजू, उनके पैर कटे हुए हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे रबर और प्लास्टिक के लिम्स भेजेंगे आपके लिए। ये क्या बकवास है? पर इसको छोड़कर भी हम देखें तो भारत का जो डिप्लोमेटिक स्टैचर है, भारत ये कहता है कि हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। कैसे हुए आप वॉइस ऑफ द ग्लोबल और साउथ? जब ग्लोबल नॉर्थ, ब्रिक्स के हेड हैं इस समय जो है भारत इस समय। ये तो एक रोटेटिंग चीज है, जैसा कि वो बहुत
बड़ा बनाकर हमें कहा गया था कि G20 के हम सरबराह हैं 3 साल पहले। वैसा ही है ये, ब्रिक्स का कोई ये नहीं है। लेकिन आपकी जो एक मॉरल अथॉरिटी है, आप एक गणतंत्र है, आप अपने आप को कहते हैं कि आप वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। इस बुनियाद इसको ठेस पहुँचती है जब आप ऐसी करतूतें करते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो हानि हुई है भारत की छवि को, ये जाएगी नहीं आसानी से। इसमें एक और जो सवाल ये है कि जो एमनेस्टी जो अपनी रिपोर्ट इस तरह की बनाता है, तो क्योंकि जैसे कि मुझे पता है कि जब ये जैसे ही आएगी तो भारत में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो जो है ये तो भारत विरोधी ही है और ये हमेशा इस तरह ऐसे ही बातें करते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है? अगर हम लोगों को बता पाएँ कि एमनेस्टी जो अपनी रिपोर्ट्स बनाता है उसकी उसकी प्रोसेस क्या होती है और कैसे वो इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं? अ, देखिए, एमनेस्टी में जो काम कोई अखबार या न्यूज़ चैनल में उसका डेस्क जो काम करता है, कि कोई चीज़ जो आती है फील्ड से उसको देखना, वो काम एमनेस्टी में वकील करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो। तो आप इतिहास देखें एमनेस्टी का कि यूरोप में टॉर्चर और डेथ पेनल्टी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एमनेस्टी का फोकस था कि ये 2 चीज़ें जो हैं गलत हैं, नहीं होनी चाहिए कानूनों में। और इसको बताने का ज़रिया ये था कि डेटा दिखाया एमनेस्टी ने कि आपके जो मर्डर के जो केस हैं वो कम नहीं होते अगर आप डेथ पेनल्टी को रखते हैं अपने कानूनों में। तो इसको मान लिया यूरोप की सरकारों ने और इसके बाद जो है डेथ पेनल्टी और टॉर्चर को निकाला गया। दुनिया की और जगहों में ये होता है कि जहां पर गणतंत्र नहीं है, जैसा कि चीन, जैसा कि नॉर्थ कोरिया, वहां पर एमनेस्टी की कोई प्रेजेंस नहीं होती क्योंकि वहां पर वो लोग चाहते नहीं कि ऐसे गुट ऐसा काम करे। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर काम करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि अफगानिस्तान, कुछ जगह जैसा कि पाकिस्तान के कई हिस्से, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर काम करने को मिलता है लेकिन मुश्किलात के साथ। आप आपके दर्शकों को शायद पता ना हो कि हमारे ऊपर एमनेस्टी के ऊपर 2016 से सेडेशन के, ईडी के, सीबीआई के कई केस दर्ज हुए हैं जिन पर यूएन के स्पेशल रिपोर्टर ने टिप्पणी की है, जिन पर बहुत से लोगों ने कहा है कि ये अ, ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। और धीरे-धीरे क्योंकि भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत धीरे चलती है, धीरे-धीरे ये केस टूट रहे हैं, लेकिन कुछ है बाकी अभी भी। लोगों को समझना चाहिए कि हम जहाँ पर काम करते हैं, हम सिर्फ मानवाधिकार की दृष्टि से ही करते हैं और बहुत रिपोर्ट बहुत दशकों में छापने के बावजूद किसी ने ये साबित करके नहीं दिखाया कि जो एमनेस्टी के रिपोर्ट में छपा है वो सही नहीं है या वो मोटिवेटेड है। तो भारत की सरकार को भी देखना चाहिए कि हमारा जो नजरिया है वो भारत की के सुधार के लिए है, ना कि किसी को डांटने के लिए। लेकिन ऐसे माहौल में इन चीजों को समझाना मुश्किल है। ये जो अभी जो छात्रों का जो आंदोलन या इसको जन उभार कह रहे हैं लोग, अभी आंदोलन होने में शायद देर बता रहे हैं। तो उसमें जो सरकार का जो रवैया रहा जिसमें वो एक बार एक वादा कर रहे थे, फिर मुकर रहे थे, फिर वो एक पलटवार कर रहे थे। फिर उन्होंने उन बच्चों हम बच्चे कह रहे क्योंकि हमारे बच्चों की उम्र के हैं, पर वो लोग तो नौजवान वयस्क लोग हैं, एडल्ट्स हैं। तो उन पे जो एक तरह से बदले की जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या उसी सिलसिले का हिस्सा है जहाँ पे तंत्र जो है वो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? और वो हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी आप एक अथॉरिटेरियन, मैजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी के कब्जे में हो, जैसा कि हमारी सरकार है, तो आपका जो रौद्र रूप है वो दिखाई देगा और वो दिखता है। सुधार के बदले में आप चाहते ये हैं कि बदला मांगा जाए।
कहाँ पर होता है ऐसा कि 15 साल की लड़कियों के घर आप लोगों को भेजे, आपके जो चाचा अंकल्स कहते हैं, व्हाट्सएप अंकल्स के, वो जाके गाली गलौज करें। ये क्या है? ये तो कायरता तो है ही ये, और ये तो वो तो दिखती ही है। लेकिन किसी सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज के जो नतीजे आए हैं बिहार से, एमपी से, ये क्यों आए? कि जिन राज्यों में बीजेपी इतनी हावी थी, वहां पर ऐसी ठेस उसको क्यों पहुंच रही है? इसलिए पहुंच रही है क्योंकि वो सुनने को नहीं तैयार। लोग मतलब इसमें समझते हैं भाजपा कि भाजपा अध्यक्ष द्वारा खाली की गई सीट पे वो बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई कहीं पर मैंने पढ़ा कि ये 30 साल से थी बीजेपी के पास ये सीट। तो लोग ये समझने को तैयार हैं कि सरकार से गलतियां होती है, क्योंकि मनुष्य हैं हम सब, और खामियां होती है हम सब में। लेकिन इन खामियों को सुधारने के बदले आप लड़कियों के पीछे आप लग जाएं, धमकियां देने लगें। और एक ये जो दोगलापन है कि व्हाट कि अपना इंस्टा पर आके मोदी कुछ कहता है कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वगैरह वगैरह, जो जो कुछ। और लेकिन सरकार करती क्या है? वो गुंडों को भेजती है उनके घर, वो केस लगाती है उन पर। तो ये दोगलापन दिख रहा है लोगों को। और मेरा ये मानना है कि सरकार अगर सुधरेगी नहीं, तो ये चलता रहेगा सिलसिला, और बढ़ता रहेगा। ये ऐसी चीजें नहीं है जो दब सकती है धमकियों से, पुलिस के केसों से। इस पूरे उसमें जो एक बात जो समझ में आ रही है मुझे कि जिसको हम कहते हैं कि मोदी एक तरफ है और भारत एक तरफ है। जैसे कि जो पूरा मेरे ख्याल से अगर हम एक रेफरेंडम करवाए हैं भारत में कि आप क्या अपने इस नौजवानों की पिटाई या जो कुछ कर रहे हैं करवाना चाहिए आपको, से लेकर कि गजा के बच्चों को हमको मरवाना चाहिए। तो इसका जो तो भारत एक अलग तरह से इस पे अपनी राय बताएगा बिल्कुल। और मोदी एक अलग मोदी तरह हार से राय बता जाएगा। रहे हैं। तो बिल्कुल। तो ये जो तो इसमें हम भारतीय क्या मतलब कर सकते हैं एक लोकतांत्रिक तरीके से? हमको इन चीजों को वोटिंग पैटर्न के अंदर शामिल करना होगा हमें। जो लोग समझते हैं कि जातिवाद के बुनियाद पर वोटिंग होती है, और वो ठीक हो गलत हो जो भी हो, होती है यहाँ पर। इसी तरह से ऐसी चीजें जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, उनको शामिल करना होगा हमें वोटिंग के पैटर्न्स में। हमको इनको मैनिफेस्टोज में लाना होगा, पार्टियों की आइडियोलॉजीज में लाना होगा। इ- इन चीजों के विरुद्ध जो लोग बोलते हैं, इन चीजों के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं, उनको हमें हराना होगा, इस बुनियाद पर कि लोगों को कहकर कि आप इनको वोट देंगे तो नतीजा ये होगा कि किसी और के बच्चे मारे जाएंगे कहीं और पे, आपके बच्चों को गाली गलौज के की बुनियाद पर चुप किया जाएगा। इन चीजों को हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में लाना है। तो तो इस बात को हम लोग फिर यहाँ पर रोकते हैं और मेरे ख्याल से हम आगे फिर बात करेंगे इस बारे में। और इसमें जो एक और जो चीज़ हो रही है वो ये भी है कि कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि गृह मंत्री, अब शिक्षा की बात भी रह गई है तो एक कानून व्यवस्था की बात हो गई है। वो संसद में तो नहीं आ रहे हैं पर वो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमने जिसके लिए वोट दिया था वो काम तो आप कर नहीं रहे, बाकी दूसरे काम जो है आप करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और वो उसमें भी ये बता रहे हैं कि आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं बिना अपनी गलतियाँ माने हुए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आकार इस बातचीत के लिए। और ज़ाहिर तौर पे ये सवाल शायद सबको परेशान करने वाला है कि मैं और आप और भारत का हर नागरिक क्या गज़ा में मारे जा रहे बच्चों की ब और की हत्याओं में या नरसंहार में शामिल है। और ये शायद सवाल सबको सोचना चाहिए इसके बारे में और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो उसमें शायद मोदी जी की मर्ज़ी तो है पर हम सबकी मर्ज़ी उसमें नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया आकार इस बातचीत के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको ये बातचीत अगर ठीक लगी तो अपने हमख्यालों के साथ इसको साझा करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं।
खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा, जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है, और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की ये दुनिया, और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।